हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा जो कि 2011 में हुई थी उसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पेपर होगा वो इतिहास भर का होगा, यानी यहाँ सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे फिलहाल। उसके बाद देखते हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी। अशोक के सभी अभिलेख जो है प्राकृत भाषा है, और लिपि अगर भाषा पूछी जाए तो प्राकृतिक है, और अगर ब्राह्मी लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी है। हमें यहाँ पर फैक्ट याद रखना है कि अगर भाषा पूछी जाए तो प्राकृत है, लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी है। केवल 2 अभिलेख हैं, शाहबाजगढ़ी और मानसहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहा लेख। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो यहाँ शताब्दियां पूछी हैं, तो शताब्दी हमारा आंसर हो जाएगा 5 शताब्दियां तक क्या है, जीवित रही है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। तो व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, कालीबंगा, लोथल, रोजदी, सुरकोतड़ा से जो रेडियो कार्बन तिथियां प्राप्त की गई हैं, इसके आधार पर सेंदल सभ्यता की तिथि जो है 2400 से लेकर 1700 तक निर्धारित होती है। लगभग 2400 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 शताब्दियों तक जीवित रही। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हैं, 2 स्थायी उपहार भी किए हैं। तो उपहार क्या प्रदान किए हैं? तो एक तो गेहूं है और हमें कपास की खेती यहाँ पर मानव जाति ने हमें 2 स्थायी उपहार प्रदान किए हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के जौ, गेहूं, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा प्रमुख कृषि उत्पादक थे जो पारवर्ती संस्कृति में आए। गेहूं की 2 प्रजातियां हैं, टिटिकम कम्पैक्टस और सफ्रोकोटम थी। इसकी पैदावार जो है आज भी पंजाब में होती है। इस संदर्भ में मुख्यतः कपास का वर्णन रुचिकर है। सूत और उसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोक्ता रही है, और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा के लोगों ने सामान्यतः घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो सामान्यतः जो है मिट्टी के बने होते थे, और उस पर क्या है, चित्र अंकन किया जाता था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बर्तन बनाने के लिए सिंधु घाटी की मिट्टी का प्रयोग, मतलब सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें चूना यानी लाइम और अभ्रक मीका मिलाया जाता था। हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोग थे। बर्तन विभिन्न प्रकार के सादे तथा पुते हुए चित्रात्मक हैं। अधिकतर भांड सादे थे जो लाल मिट्टी के बने होते थे, उस पर काले रंग की जो है लाल रंग के होते थे, काले रंग के नहीं। यहाँ पे खुले में पकाए जाने के कारण वे लाल हो जाते थे, जिन पर बहुधा लाल या भूरी पट्टी बना दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, लोथल और चहुंदड़ों का सर्वाधिक उद्योग क्या था? तो मन का यहाँ पर सर्वाधिक जो है उत्पादन था। तो लोथल और चहुंदड़ों में मन के बनाने के कारखाने थे। इन मनकों को कड़ी मेहनत से बनाया जाता था। वांछित आकार देने के फलस्वरूप इन पर पॉलिश की जाती थी, फिर इसमें छेद कर दिया जाता था जिसमें इसमें धागा डाला जा सके। अगला है, हड़प्पा सभ्यता नगरों पर कौन शासन हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था?
तो बिल्कुल शासन व्यवस्था क्या है यहाँ पर अज्ञात है, मतलब हमें पता नहीं चलता है कि पुरोहित करते थे या राजा या व्यापारियों का संघ, तो इसलिए शासन जो है अज्ञात है। सैंधव सभ्य नगरों की शासन व्यवस्था के विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। इस संदर्भ में ना हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा का शासन सुदृढ़ दुर्गों द्वारा होता था। इन दुर्गों में केंद्रीय अधिकारी निवास करते थे। संभवतः उनका एक राजा भी होता था जो पुरोहित होता था और देवता के प्रतिनिधि के रूप में शासन चलाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जो है वो जानकारी बिल्कुल नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के कृष्णा नदी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में हम दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते हैं, इसलिए जो है कृष्णा जो नदी है उस तक दक्षिण भारत की इनको जानकारी नहीं थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों को या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो संहिता, उपनिषद और ब्राह्मण ये क्या श्रुतियों के अंग थे। पुराण जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, पुराण नहीं था। पुराण ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। वैदिक साहित्य को सुविधा के अनुसार 4 भागों में बांटा जाता है। वेदों की संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद। इसके अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराणों में मिलता है। पुराणों में रचयिता लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा मानते हैं। इनकी संख्या क्या है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो अथर्ववेद जो है उसमें इसका उल्लेख है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह अथर्ववेद में लिखित है। अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण आदि विषयों का जो है विवरण मिलता है। अगला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर थेर यश बिल्कुल नहीं है। मोगला पुत्र तिस ये अशोक के समय पे थे। तीसरी में वसुमित्र भी नहीं है। महाकश्यप जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल होती है और राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में होती है। उस समय मगध का शासक कौन था? तो अजात शत्रु होते हैं। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद तथा उत्पाली की उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नाम के 2 पिटकों में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रवचनों को संकलन प्रसिद्ध धम्म पद कौन से धम्म पद था? उसमें निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग था? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बिल्कुल ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सुक्त पिटक जो है यहाँ पे सही है। बाकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्म पिटक सूक्त पिटक ग्रंथ का अंग है। सूक्त पिटक को ही 5 भागों या 5 निकायों में विभक्त है, जो इस प्रकार है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर, खुद्दक नियम अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण है। इसके कुछ ग्रंथ इस प्रकार हैं: खुद्दक पाठ, धम्मपाद, उदान, सुक्त निपात, विमान वत्थु, पंकवत्थु, थेरवाथा, थेरी गाथा एवं जातक। अगला है, निम्नलिखित बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष बिल्कुल कनिष्क के समय में थे और ये जो थे इनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं। बुद्धचरित, ये कौन थे? तो कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे और इनकी जो रचना है बुद्धचरित, सौंदर्यनंद, सरितपुत्र प्रकरण, इसमें 2
महाकाव्य तथा अंतिम क्या है, नाटक है। तो शरीपुत्र प्रकरण जो है नाटक है, बाकी जो है महाकाव्य। बुद्धि चरित्र और सौंदर्य नंदन क्या है, हमारे महाकाव्य। अगला है मौर्य गुप्त और अन्य गुप्त से। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा जो है टालमी ग्लाफेस का दूत कौन था, तो आंसर डायोनेसियस जो है सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालेमी डेल्फस का दूत डायोनीसियस था जो अशोक के दरबार में आया था। इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में तथा डायमेकस क्या है, नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के में कौन आया, बिंदुसार में कौन आया, अशोक के समय कौन आया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धम्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, तो व्यवहार में संयम, सभी के साथ समान व्यवहार सारे हैं, पापों से भय ये नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अशोक दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में उन गुणों को गिनता है जो धम्म का निर्माण करते हैं, उन्हें हम इस प्रकार रख सकते हैं, अपा सिन्वे बहु कयान दयान सचे स्विच। तो जो भी है यहाँ पे अर्थात कल्याण है, दान है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है, साध्वी है। और अशोक लोगों को अहिंसा का उपदेश देता था क्योंकि उसने कलिंग विजय देखी थी। कलिंग विजय में कितना उसका नुकसान हुआ था, जान माल की नुकसान उसने उठाया था, तो उससे क्या है वो अहिंसा का उपदेश देने लगा था, सबके साथ उचित व्यवहार और संयम का भी उपदेश देता था। अगला है अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और अहिंसा के कारण जनित उनके अंतर मन की व्यथा प्रकट होती है, तो धौली और जौगर से प्रकट होती है। 13वीं शिलालेख के कलिंग युद्ध के भयानक परिणामों का एक उल्लेख है जिसमें से 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए थे, 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी, इसमें कई गुना अधिक मारे गए थे। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार की घटनाओं ने अशोक के हृदय को स्पर्श किया। धौली और जौगढ़ के शिलालेखों पे 10वें, 12वें और 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किए गए। धौली तथा जौगढ़ पृथक प्रज्ञापनों या शिलालेखों के रूप में से भी प्रसिद्ध है। अगला है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान प्रांत जो है मौर्य साम्राज्य का अंग नहीं था, तो यहाँ पर जो है ए और बी केरल और तमिलनाडु नहीं था। यहाँ पर दक्षिण सीमा प्रांत जिसमें चोल, पांडे, सरितपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी का नाम बताते हैं, ये समय तमिल राज्य में है तथा उसके साम्राज्य के बाहर थे। चोल राज्य में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, तंजौर का क्षेत्र और पांड्य राज्य में मदुरा, रामनाद तथा त्रिवेणवेली के जिले सम्मिलित थे। केरल पुत्र राज्य में दक्षिण मालाबार क्षेत्र था और सतीय पुत्र की पहचान संदिग्ध है। अगला है जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारों का सही अवरोही क्रम था, तो सही अवरोही क्रम कौन सा था, तो सबसे पहले प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त, यही जो है अवरोही क्रम में सही है। आगे व्याख्या देखते हैं। जनपद स्तर पर मौर्य अधिकारियों का सही अवरोही क्रम था प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त। प्रादेशिक शेष दोनों अधिकारियों से वरिष्ठ होता था। प्रादेशिक तथा रज्जुक अपने कार्यों में युक्त नामक अधीनस्थ अधिकारियों से सहायता प्राप्त करते थे। प्रादेशिक मंडल प्रधान अधिकारी होता था। राजुक आधुनिक बंदोबस्त अधिकारी की तरह होते थे। युक्त राजस्व वसूल करते थे तथा लेखा जोखा रखते थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र कौन था, तो तक्षशिला था। आंसर देखते हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी तक्षशिला जो है शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। कौटिल्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र का प्रमुख आचार्य था। वो है स्वभाव में अत्यंत रूढ़िवादी और क्रोधी था।
पुराणों में उसे द्विजभस्म मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। प्राचीन काल में शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक उल्लेखनीय। उसकी स्थापना कुमार प्रथम ने करवाई थी। वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना मैत्रक वंशी शासक भट्टारक ने की थी। तो वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मैत्रक वंशी शासक भट्टारक ने की थी। यहाँ मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण है? तो यहाँ पर हिरण जो है वो यहाँ पर उत्कीर्ण है। सारनाथ से प्राप्त हिरण का यहाँ पर नहीं बताया गया है, नहीं, तो यहाँ पर हिरण जो है वो नहीं है। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर हिरण नहीं उत्कीर्ण है। सारनाथ के स्तंभ पर सिंह शीश उत्कृष्ट है। इसके चारों फलक पर 4 सजीव सिंह पीट करके सटाए हुए हैं तथा चारों दिशाओं की ओर मुड़े हुए मुँह किए हुए दृढ़ता पूर्वक बैठे हैं। सिंहों के मस्तिष्क पर महाधर्म चक्र स्थापित था जिसमें मूलतः 32 तीलियां थी। सिंहों के नीचे 4 चक्र बने हैं जो धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक हैं। इन्हीं पर 4 पशुओं गज, अश्व, बैल, सिंह की आकृतियां क्या है? उत्कीर्ण की गई हैं। आगे राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? राजेंद्र चोल ने महिपाल प्रथम को क्या किया था? पराजित किया था। राजेंद्र चोल ने पाल नरेश महिपाल प्रथम को पराजित किया था। राजेंद्र चोल ने अपने पुत्र विक्रम चोल के नेतृत्व में सेना भेजी। गोविंद चंद्र को जीतने के बाद उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल के ऊपर आक्रमण कर उसे पराजित किया। पराजित पाल नरेश युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इस अभियान का उद्देश्य गंगा नदी का पवित्र जल लाना था। अगला है, दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक पारंतक प्रथम था। दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक पारंतक प्रथम को माना जाता है, जिसने मदुरा के पांड्य शासक को पराजित कर मदुराई कोंडे की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम ज्ञात करना है? तो चोल साम्राज्य का सही जो है वो है मंडलम, कोट्टम और नाडु। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन जो है कोट्टम अथवा तमिलनाडु में, जो आजकल कमिश्नरियों के बराबर होती थी। प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संख्या नाडु थी। मतलब यहाँ पर मंडल देखें तो मंडल जो थे वो प्रांत थे। कोट्टम यहाँ पर कोट्टम जो है कमिश्नरियां होती थी, कमिश्नरियां, और जो नाडु होते थे वो जिले होते थे। तो ये था। आगे अतः चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभावों का सही अवरोही क्रम मंडलम, कोट्टम, नाडु है। चोल राजा किस मत के संरक्षक थे? तो चोल राजा शैव मत के संरक्षक थे और उन्होंने ही जो है शैव मत के संरक्षक थे। चोल सम्राट ने उत्साह को देखकर उसके राज्य में प्रजा ने भी शैव धर्म ग्रहण किया था। चोल शासकों ने शैव संतों को ही अपना राजगुरु मनोनीत किया था। राजराजा प्रथम और राजेंद्र चोल के समय में क्रमशः ईशान शिव, सर्व शिव राजगुरु मनोनीत किए गए। तो ईशान शिव किसके समय में? राजा के राज प्रथम के समय में, और राजेंद्र चोल के समय में सर्व शिव राजगुरु मनोनीत किए गए थे। चोलकालीन समाज में वैष्णव धर्म का भी प्रचार प्रसार हुआ था। अगला, दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभुत्व शासक कौन था? बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न शासक इल्तुतमिश का। इसके शासन के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक ने नहीं, बल्कि 1900 नहीं होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर गलत है। बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त किया था। अगला, लोदी वंश के किस शासक जाति या प्रदेश से मूलतः संबंधित थे?
तो लोदी वंश किससे थे? तो ये विशुद्ध अफगानी थे। लोदी वंश के शासक खानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित थी। दिल्ली के इससे पहले सभी सुल्तान तुर्क थे, लेकिन लोदी विशुद्ध अफगानी थे। लोदी वंश का शासन जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। अंततः पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण व्यवस्था आर्थिक अधिनियमों के पीछे उसका क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य उसका बिल्कुल सीमित वेतन में अपने सैनिकों को संतुष्ट रखना था। मतलब मेन कारण था सैनिकों को संतुष्ट, ताकि वो युद्ध में ज्यादा से ज्यादा भाग ले सकें और युद्ध जीत सकें। बाजार नियंत्रण वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य राजनीतिक था। एक बड़ी सेना रखना, अपने सैनिकों को एक निश्चित और नगद वेतन देकर उनको जीवन की सुविधाएं उपलब्ध कराना और इस उद्देश्य से पूर्ति के लिए वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य था, तथा बाजार नियंत्रण इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक साधन था। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन संबंधी प्रयोग किस कारण से विफल हो गया था? क्योंकि व्यापक स्तर पर नकली सिक्के क्या है आसानी से ढाले जाने लगे थे, इसलिए ये विफल हो गया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों ने नकल न किए जाने की व्यवस्था नहीं थी और नागरिकों को इसका लाभ उठाकर नकली सिक्के बनाना आरंभ कर दिया था। ये जो है असफल नहीं हुए, असफल हो गए। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति चिरस्थायी रखने के लिए जोधपुर नगर की स्थापना की थी? तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक के, उसमें सी ऑप्शन सही है। फिरोज तुगलक ने 200 नवीन नगरों की स्थापना की थी। बहुत सारे नगर उसने बसाए थे, उसमें से अपने एक जौना खां के नाम से भी जौनपुर की स्थापना की थी। और जौना खां कौन था? यही मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, अपने भाई जौना खां के, जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके अलावा 300 नगर तो थे, कुछ महत्वपूर्ण है। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। अगला है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति उत्तरदायी थी? तो अमीर ने सदाह विद्रोह जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अमीरान ए सादाह विद्रोह के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई कि हसन गंगू यानी जफर खान नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 में सिंहासन रूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की यहाँ पर नींव डाली। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य शत्रु से संबंधित कौन सा विवादास्पद क्षेत्र था? तो रायचूर दोआब। यहीं पर दोनों रायचूर दोआब को पाने के उसमें ही क्या है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की नदियां वो लड़ाइयां होती थी और ये कृष्णा और तुंगभद्रा पर रायचूर दोआब था। बहमनी साम्राज्य में अफाफी लोग कौन थे? तो बिल्कुल इराक, ईरान, तुर्की, अरब देशों से आए मुसलमानों को अफाफी कहते थे। अफाफियों के आगमन से बहमनी शासन एवं संस्कृति पर विदेशी विशेषता ईरानी प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार इस युग में बहमनी साम्राज्य पर विदेशियों, दक्कनियों एवं हिंदुओं का मिश्रित प्रभाव पड़ा, परंतु इसमें दो वर्गों अर्थात दक्कनियों एवं अफाकियों, ईरानी अरब तुर्कों के मध्य इस सीमा तक विदेश की वृद्धि हुई। वह बहमनी साम्राज्य के विनाश का प्रमुख कारण भी बना। वह कौन सा सुल्तान है जो स्वयं को नायब खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहता था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा, बलबन। बलबन कहता था कि मैं नायब यानी ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ। इस प्रकार बलबन का राजत्व सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। इसके अनुसार राजा जिल्ले अल्लाह मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब था। आगे है, तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संस्थापित राजवंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था, इसलिए इसको
खिज्र खां द्वारा संपादित राजवंश कहते हैं। तैमूर को सैयद वंश प्रतिनिधि खिज्र खां द्वारा संपादित राजवंश कहा जाता था क्योंकि खिज्र खां पैगंबर का वंशज था। मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने 1398 में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था और खिज्र खां को लाहौर सुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। अगला, सल्तनत काल में उत्तराधिकार का क्या सामान्य नियम था? क्या सामान्य नियम था? जन्म की वरीयता के आधार पर, अग्रजाधिकार अधिनियम। तो यहाँ पर जो है अमीरों के मंतव्य और गद्दी के लिए दावेदार व्यक्ति की अपनी शक्ति और क्षमता या योग्यता थी। सल्तनत काल में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। एक आधार पर पैतृक सुल्तान के द्वारा नामजद किए जाने के अधिकार की मान्यता थी। आयोग अधिकारी होने की स्थिति में सरदारों ने सुल्तान चुनने की प्रेरणा का प्रयोग किया। इसके अलावा तलवार की शक्ति भी सिंहासन के अधिकार को निश्चित करती थी। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी खां, बहलोल लोदी ऐसे ही शासक थे जिन्होंने तलवार के उस पर क्या है अपना शक्ति का प्रदर्शन किया था। बरीद कौन थे? तो बरीद बिल्कुल गुप्तचर और सूचनाएं एकत्र करने वाले थे। सल्तनत कालीन केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च एवं असाधारण पदासीन अधिकारी कौन था? तो नायब ए मुल्क था। नायब ए मुल्क जो है मोइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में शासन सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए तुर्क अधिकारियों ने एक नवीन पद की स्थापना की। किसके समय में? मोइजुद्दीन बहराम शाह के शासन काल में नायब ए मुमलकत की स्थापना की। यह पद संरक्षण के स्थान पर होता था और पदासीन व्यक्ति संपूर्ण अधिकारी का स्वामी होता था। सर्वप्रथम यह पद रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले एदगीन को मिला था। अगला है, औरंगजेब द्वारा किस अंतिम दक्कनी राज्य को मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया? तो बिल्कुल गोलकुंडा को किया गया था। औरंगजेब ने दक्षिण के राज्य बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था। औरंगजेब द्वारा अंतिम दक्कनी राज्य के रूप में गोलकुंडा को सम्मिलित किया गया। औरंगजेब ने गोलकुंडा के शासक अबुल हसन को बंदी बनाकर दौलताबाद के किले भेज दिया गया और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में अक्टूबर 1687 में सम्मिलित कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या थीं? तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसकी कांधार थी। आगे है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां कांधार विजय थी। 1995 में कांधार बिना किसी युद्ध के मुगलों से प्राप्त हो गया। कांधार पर्शिया के हाथ में था, परंतु यहाँ के तत्कालीन किलेदार मुजफ्फर हुसैन मिर्जा के संबंध में पर्शिया दरबार से खराब हो गए। स्वरक्षा के लिए उसने किला या स्वेच्छा से मुगल सरदार शाह बेग को सौंप दिया और स्वयं मुगलों की सेवा में चला गया था। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। और बदायूं ने कौन सी की थी? तो मुंतखाब उल तवारीख। और अहमद खानवी ने कौन सी? कानूनी ए हुमायूंनामा। अगला, मुगल शासन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सम्राट को इस्लामी परंपराओं को पालन करना पड़ता था, तो ये जो है वो सही नहीं है। निस्संदेह मुगल शासन व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार सैनिक था। मूलतः मुगल शासक केंद्रीय कृत शासन था जिसमें बादशाह संपूर्ण राज्य और प्रशासन का प्रधान और सभी शक्तियों का निर्विवाद उपभोग करने वाला था। इसके अतिरिक्त सम्राट द्वारा मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अकबर ने। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार अकबर ने किया था, जिसमें 1580 में अपने संपूर्ण राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। किंतु शासन के अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश, अहमदाबाद की विजय पश्चात सूबों की संख्या क्या है? 12 से कितनी बढ़ गई? 12, 3, 15 हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था
पारस्परिक नियंत्रण एवं शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? तो यहाँ सूबेदार पर नियंत्रण रखता था दीवान। दीवान यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला, इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री को दीवान के कार्य दे दिए गए थे और बाद के समय में दीवान ही राज्य का वजीर और प्रधानमंत्री होने लगा था। बख्शी का कार्य सेना की देखभाल करना था। फौजदार सरकार जिले का प्रमुख प्रशासक होता था। वाकया ये नवीन समाचार लेखक था, अतः सूबेदार पर नियंत्रण दीवान रखता था। अगला है परगना या महल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन था? तो आंसर हो जाएगा शिकदार। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। वो सैनिकों के अधिकारी था। तो जो है परगने में शांति और व्यवस्थाएं स्थापित करना तथा लगान वसूल करने में सहायता देता था। अकबर ने अमील की नियुक्ति परगने की मालगुजारी वसूल करने के लिए किया था। बितकची जो है एक लिपिक होता था जो भूमि और जो भी कागजात है वो तैयार करता था। कौन से? बितकची। पोतेदार था परगने का खजांची। तो शिकदार जो है महल या परगना का प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी होता था। आगे है भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो मनसबदारी प्रथा तो चंगेज खां के समय में हुई थी। चंगेज खां प्रत्येक सैनिक अधिकारी को मनसब प्रदान किया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिकों की आधारभूत थी जो मंगोल चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। बादशाह उनको अपने मनसब के अनुसार वेतन देता था। मनसब कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी, वरन यह किसी अमीर की स्थिति को दर्शाती। इसका अर्थ पद या श्रेणी था। किसने सफलतापूर्वक विद्रोह कर जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था? तो ये आंसर होगा महावत खां। महावत खां ने जहांगीर को अपने सैनिक कैंप में बंदी बना लिया था। महावत खां ने सफलतापूर्वक विद्रोह कर जहांगीर को सैनिक कैंप में बंदी बना लिया गया था। जब नूरजहां को इस बात की सूचना मिली तो महावत खां ने बादशाह को कैद कर लिया। तो उसने आसफ खां को उसके लिए दोषी ठहराया था। मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? तो मीर अदिल था। मुस्लिम कानून का प्रतिपादन मीर अदल करता था। बादशाह के अतिरिक्त राजधानी में प्रधान काजी, सूबों की राजधानी में सूबों के काजी और बड़े नगरों तथा कस्बों से भी काजियों की नियुक्ति की जाती थी। कहीं कहीं पर काजियों की सहायता के लिए मुफ्ती कुरान के कानून की व्याख्या करने वाले भी होते थे। मीर आदिल न्यायिक फैसले तैयार करके सुनते थे और वहीं मुस्लिम कानून के प्रतिपादन हेतु उत्तरदायी होते थे। अगला क्वेश्चन है अकबर के किस घटना के संस्मरण फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? गुजरात शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म पर। तो सलीम चिश्ती जो हैं अकबर के तीनों पुत्रों के जन्म की भविष्यवाणी की थी, परंतु बाद में सलीम चिश्ती का जन्म हुआ। सलीम के जन्म के बाद जो है 1571 में फतेहपुर सीकरी के निर्माण का आदेश दिया, किंतु अन्य समकालीन इतिहास फतेहपुर सीकरी का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के प्रति आदर प्रकट करने के उद्देश्य से करवाया था। इसके अतिरिक्त गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा भी करवाया था। अकबर कालीन किन भवनों की स्थापत योजना को बौद्ध स्थापत्य से प्रेरणा मिली है? तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा और में अकबर का मकबरा। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी का पंचमहल और सिकंदरा में अकबर का मकबरा भवनों की स्थापना योजना को बौद्ध स्तर से प्रेरणा मिली। सिकंदरा में अकबर का मकबरा 5 मंजिला का मकबरा है, जबकि पंचमहल हवा महल भी कहा जाता है। यह भी 5 मंजिला आयताकार कक्ष है। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन से नवीन प्रांत का गठन किया गया था? नवीन प्रांत कौन सा था? तो उड़ीसा। जहांगीर के समय में उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया था। 1611 में टोडरमल के पुत्र राजा कल्याणमल ने खुर्दा यानी उड़ीसा को राजा पुरुषोत्तम दास से जीता था। उड़ीसा को बंगाल से पृथक करके गठित किया गया था। शाहजहां ने कश्मीर और सिंध को क्रमशः काबुल और मुल्तान से पृथक करके गठित किया गया। बीजापुर और गोलकोंडा औरंगजेब द्वारा शामिल किए गए थे। 500 से 2000
और 2,500 से कम की जात वाले मनसबदार को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था अमीर। 500 से 2,500 से कम की जात वाले मनसबदार को अमीर कहा जाता था। 500 के नीचे मनसबदार को मनसबदार ही कहलाता था। मुगल नौसेनापति कौन था? मीर ए बहर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मीर ए बहर। मुगल नौसेनापति मीर ए बहर होता था। बी ऑप्शन में नीचे दिया है। 1572 में गुजरात विजय और बंगाल विजय के दौरान अकबर ने पहली बार नौसेना की आवश्यकता का अनुभव किया था। फलस्वरूप अकबर ने एक विभाग स्थापित किया जिसे नबाड़ा कहा जाता था। इसका प्रमुख अधिकारी मीर ए बहर। बहर मतलब पानी से ही होता था, तो बहर मतलब नहर से होता था, इसलिए इसका मीर ए बहर। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता है? तो कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। ए ऑप्शन सही है। लंदन में इस कंपनी को 28 संचालक थे जो इस साझेदारी द्वारा वार्षिक रूप से निर्वाचित होते थे। कंपनी के दैनिक कार्य निर्देशक डायरेक्टर्स करते थे जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। और इन्होंने क्या है, ये बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भी नींव डाली थी 1898 में। और हिंदू धर्म तथा पाश्चात्य वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। आगे चलकर 1916 में यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था। अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्यों को जन साधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त था? तो यहाँ भारत के युवकों की शिक्षा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में अमेरिका में हुई थी। इसकी स्थापना रूसी महिला हेलेना पोर्टावाना ब्लावत्स्की 1831 में हुई थी, मतलब 1831 से 91। और एक अमेरिकी सैनिक थे अफसर कर्नाट स्टील अलकाट ने की थी। अगला, आगे देखते हैं व्याख्या। इस सोसाइटी के अनुसार हिंदू धर्म जो एक राष्ट्रीय धर्म था और बौद्ध धर्म जैसे प्राचीन धर्म पुनर्जीवित कर उन्हें मजबूत बनाने की वकालत की थी। ये पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते थे और असंख्य और उपनिषदों के दर्शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। वे विश्व बंधुत्व की भावना का समर्थन करते थे। भारत के युवकों की शिक्षा के कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनता ने किसने कहा था वीर तुम बनो बने बढ़े, वीर तुम बनो साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक मेरा भाई है। तो ये है विवेकानंद जी ने। और इन्होंने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे है, निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष की बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तरंजन दास ने षड्यंत्र में फंसे अरविंदो घोष का चित्तरंजन दास ने बड़ी कुशलता से बचाव किया। अलीपुर षड्यंत्र कांड में अरविंदो घोष उसके भाई वरिंद्र घोष सहित 34 लोग कैद कर लिए गए थे, मगर 15 लोगों को सजा हुई और इसमें से कुछ वरिंद्र घोष भी शामिल थे जो आजीवन कारावास देकर काला पानी भेज दिया गया। अरविंदो घोष को रिहा कर दिया गया। महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। पूना समझौते के बाद महात्मा गांधी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन में रुचि लेने लगे थे। इस प्रकार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की, जिसका नाम परिवर्तित कर फिर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। अगला, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, किसमें? तो बेलगाम में की थी 1925 में। और फिर क्या है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने। काकीनाडा अधिवेशन 1935
और 32 की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी। गुवाहाटी 26 की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने की थी। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ता ने खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। आगे देखते हैं, थोड़े से प्रश्न बचे हैं। निम्नलिखित किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था? तो आंसर गणेश वसुदेव जोशी जी हैं। इन्होंने हाथ से बने खादी वस्त्र के पहनकर शाही दरबार में भाग लिया था 1877 में। 12 जनवरी 1872 को उन्होंने खादी उपयोग में लाने की शपथ ली थी और उसे आजीवन निभाया। खादी का उपयोग कर उसका प्रचार प्रसार करने वाले वीजी जोशी पहले देशभक्त थे। भारत में स्वदेशी का प्रचार सबसे पहले उन्होंने ही किया था। इसके द्वारा किए गए सार्वजनिक कार्यों के लिए उन्हें सार्वजनिक काका भी कहा जाता था। तो गणेश वसुदेव जोशी को सार्वजनिक काका भी कहा जाता था। अगला है, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रेरक कहा जाता है? प्रेरक तो लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन करवाया था। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा है? कर्जन की नीतियों के समर्थन फ्रेजर ने माना है और भारत की राष्ट्रीयता का प्रारंभ कर्जन ने ही किया। गोखले ने कर्जन की तुलना सम्राट किससे की थी? औरंगजेब से कर दी थी। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख यहाँ पर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोक हितवादी उपनाम से प्रसिद्ध वे गोपाल हरि देशमुख थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। गुलामगिरी जो है और ज्योतिबा फूले ने की ही बुक है गुलामगिरी। आगे है, ये किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? तो आंसर बिल्कुल अरविंदो घोष हो जाएगा। अरविंदो घोष ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। अलीपुर षड्यंत्र कांड के मुकदमे से छूटने के बाद अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक और दार्शनिक विचार दिए। आगे चलकर उन्होंने आतंकवादी क्रियाकलापों को त्याग दिया और फिर क्या हुआ, वो बिल्कुल से ही संन्यास हो गए और पांडिचेरी में अपना आश्रम स्थापित कर लिया। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापिस चलो का आदर्श वाक्य किसका है? तो दयानंद सरस्वती का है और इन्होंने 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।